नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं मिलाप। अगर आप क्लासिक कहानी सुनने के शौकीन हैं तो आप सही चैनल पर हैं। आपको इस चैनल पर सभी तरह के मनपसंद कहानियां सुनने को मिलेगी। अगर आप कहानी सुनने के शौकीन हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि समय पर आपके पास कहानी का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो कहानी आगे। मिलाप कहानी। मुंशी प्रेमचंद। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच रहे थे कि उनके सुपुत्र बाबू नानकचंद आए और बोले, दादा अब यहाँ पढ़े पढ़े जी, उस्ता गया। आपकी आज्ञा हो तो मौ सैर को निकल जाऊं, 2-1 महीने में लौट आऊंगा। नानकचंद बहुत सुशील और नवयुवक था। रंग पीला, आंखों के गिर्द हल्के स्याह धब्बे, कंधे झुके हुए। ज्ञानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियां हैं? ज्ञानचंद ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी मगर सफल न हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। उसकी संगति अच्छी न थी। पीने पिलाने और राग रंग में डूबा रहता था। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन नानकचंद उसके स्वभाव से परिचित था। बेधड़क बोला, अब यहां जी नहीं लगता। कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने की सोचना हूं। ज्ञानचंद बहरत है, तशरीफ ले जाइए। नानकचंद हंसकर, रुपए को दिलवाइए, इस वक्त 500 रुपए की सख्त जरूरत है। ज्ञानचंद, ऐसी फिजूल बातों का मुझसे जिक्र न किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका। नानकचंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे, यहां तक कि नानकचंद झूंझलाकर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूं ही चला जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवर हो, वहां भी तुम्हारे भाई बंद बैठे हुए हैं न। नानकचंद, मुझे किसी की परवाह नहीं, आपका रुपया आपको मुबारक रहे। नानकचंद की यह चाल कभी पट नहीं पड़ती थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए। रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन नानकचंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुआ। मगर नानकचंद यहां से अकेला न चला। उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थीं। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे सादे आदमी थे। सुबह दफ्तर जाते और शाम को आते, और इस बीच नानकचंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत के इशारे किया करता। यहां तक कि अभागी ललिता उसके जाल में आ फंसी। भाग जाने के मंसूबे हुए। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतारकर उसने एक संदूकचे में रख दिया था। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मगर चाहे और कुछ न हो, नानकचंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी गुमान न था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है, और इस नेमत को पाकर ललिता अपने को खुशनसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे कि इतने में कुंडी खटकी। ललिता चौंककर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों का संदूकचा उठा लिया, एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा और दबे पांव चौंक चौंक कर कदम उठाती दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। नानकचंद ने उसे गले से लगा लिया। बग्घी तैयार थी। दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे। ललित न दिखाई दी। घबराए। सारा घर छान मारा, कुछ पता न चला। बाहर की कुंडी खुली देखी। बग्घी के निशान नजर आए। सर पीट कर बैठ गए। मगर अपने दिल का दो रद किससे कहते। हंसी और बदनामी का डर जबान पर मोहर हो गया। मशहूर किया कि वह अपने ननिहाल और गई, मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भांप गए कि कश्मीर की सैर के कुछ और ही माने थे। धीरे धीरे यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई। यहां तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियां नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर होती हैं। नानकचंद जिस वक्त बग्घी में ललित के साथ बैठा तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल नहीं था कि एक युवती मेरे बगल में बैठी है जिसके दिल का मैं मालिक हूं। उसी धुन में वह मस्त थान, बदनामी का अड़र, कानून का खटका, जीविका के साधन, उन समस्याओं पर विचार करने की उसे उस वक्त फुर्सत न थी। हां, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया। कलकत्ते जा पहुंचा। किफायतशोई का सबक न पढ़ा था। जो कुछ जमा जथा थी 2 महीनों में खर्च हो गई। ललिता के गहनों पर नौबत आई, लेकिन नानकचंद में इतनी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके बाप को खत लिखा, मोहब्बत को गालियां दी और विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्च भेजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा। तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है, खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी। रुपया रवाना कर दिया, लेकिन जवाब में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वह हुआ। अभी इधर आने का इरादा मत करो, बहुत बदनाम हो रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ न होगी। मगर इस औरत की बाह पकड़ी है तो उसका निबाह करना, उसे अपनी ब्याहता स्त्री समझो। नानकचंद दिल पर से चिंता का बोझ उतर गया।
बनारस से माहवार वजीफा मिलने लगा। इधर ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिल को खींचा और गो शराब की लत न टूटी और हफ्ते में 2 दिन जरूर थिएटर देखने जाता, तो भी तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ चला था। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इसी बीच एक प्यारी लड़की के बाप बनने का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम उसने कमला रखा। तीसरा साल गुजरा था कि नानकचंद के उस शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। लाला ज्ञानचंद का 50वां साल था, जो हिंदुस्तानी रईसों की प्राकृतिक आयु है। उनका स्वर्गवास हो गया और जो ही यह खबर नानकचंद को मिली, वह ललिता के पास जाकर चीखें मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आए। इस 3 साल की संभली हुई जिंदगी ने उसके दिल शोहदेपन और नशेबाजी का ख्याल बहुत कुछ दूर कर दिए थे। उसे अब यह फिक्र सवार हुई कि चलकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता को क्या करूं? अगर इसे वहां लिए चलता हूं तो 3 साल की पुरानी घटनाएं ताजी हो जाएगी और फिर एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुकौम और हमजोहलिया में जलील कर देगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की जरूरत भी नजर आने लगी। यह हो सकता था कि वह ललिता को अपनी ब्याहता स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना असंभव था कि उसने उसे भगाया है। ललिता से नानकचंद को अब वह मोहब्बत न थी जिसमें दर्द होता है और बेचैनी होती है। वह अब एक साधारण पति था जो गले में पड़े हुए ढोल को पीटना ही अपना धर्म समझता है, जिसे बीबी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती है जब वह बीमार होती है। और इसमें अचरज की कोई बात नहीं है अगर जिंदगी की नई नई उंगों ने उसे उकसाना शुरू किया। मसूबे पैदा होने लगे जिनका दौलत और बड़े लोगों के मेल जोल से संबंध है। मानव भावनाओं की यही साधारण दशा है। नानकचंद अब मजबूत इराई के साथ सोचने लगा कि यहां से क्यों कर भागूं। अगर लजाजत लेकर जाता हूं तो 2-4 दिन में सारा पर्दा फाश हो जाएगा। अगर हीला किए जाता हूं तो आज के तीसरे दिन ललिता बनरस में मेरे सर पर सवार होगी। कोई ऐसी तरकीब निकालो कि इन संभावनों से मुक्ति मिले। सोचते सोचते उसे आखिर एक तदबीर सूझी। वह एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना करके चला और रात को घर पर न आया। दूसरे दिन सुबह को एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की दुश्चिंताएं पैदा हो रही थी। वहां जाकर जो कैफियत देखी तो दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। नानकचंद जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़े, ये ख्याल उसके दिल पर इस बुरी तरह बैठा कि एक रोज वह कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। वह कलकत्ते पहुंचा और अपने उसी पुराने घर को चला। सारा शहर कुछ हो गया था। बहुत तलाश के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। उसके दिल में जोर से धड़कन होने लगी और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? बूढ़ा बंगाली था। बोला, हम यह नहीं कह सकता कौन है कौन नहीं है। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसको जानता है। हाँ, एक लड़की और उसका बूढ़ा माँ, 2 औरत रहता है। विधवा है, कपड़े की सिलाई करता है। जब से उसका आदमी मर गया तब से यही काम करके अपना पेट पालता है। इतने में दरवाजा खुला और एक 13-14 साल की सुंदर लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। नानकचंद पहचान गया कि यह कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। बेअख्तियार जी चाहा कि उस लड़की को छाती से लगा ले। कुबेर की दौलत मिल गई। आवाज को संभालकर बोला, बेटी, जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर घूंघट था और गो सौंदर्य की ताजगी न थी, मगर आकर्षण अब भी था। नानकचंद ने उसे देखा और एक ठंडी सांस ली। पतिव्रत और धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर लगाया मगर जबत न हो सका, बरबस रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आव से उसे देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। वह चित्र जो हृदय पट पर अंकित था और जो जीवन के अल्पकालिक आनंदों की याद दिलाता रहता था, जो सपनों में सामने आकर कभी खुशी के गीत सुनाता था और कभी रंज के तीर चुभाता था, इस वक्त सजीव सचल सामने खड़ा था। ललिता पर बेहोशी छा गई, कुछ वही हालत जो आदमी को सपने में होती है। वह व्यग्र होकर नानकचंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया है, मुझसे अब यहां नहीं रहा जाता। ललिता को इस बात की जरा भी चेतना न थी कि वह उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका, वरना शायद वह चीख कर भागती। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी, मगर जब नानकचंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता, अब तुमको अकेले न रहना पड़ेगा, तुम्हें इन आंखों की पुतली बनाकर रखूंगा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। मैं अब तक नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग को सुख भोगूंगा। तो ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हटती हुई बोली, आंखों को तो यकीन आ गया मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे ये सपना न हो।